भी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस बेहद ही खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों पर। आज दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। पिछले हफ्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवधान रहा और विपक्ष ने हंगामा किया। आज अब ये हफ्ते की शुरुआत हो रही है। कैसा होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र, में कौन कौन से विधायी कार्य सूचीबद्ध है वो जानेंगे। इसके साथ साथ खबरें होंगी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। जी हाँ, महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी कवायद अब तेज हो गई है। तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसमें बीजेपी का नेता चुना जाएगा। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। इसके अलावा बात होगी दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई, जहां अभी भी AQI बहुत ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। पानी और हवा दोनों दूषित है। इसके साथ साथ बात होगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। जानेंगे आपके शहर का मौसम का हाल भी, होंगी अखबारों की सुर्खियां भी। पावर पैक शो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में लागू करने का आह्वान। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में देंगे बयान। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने कही हर तरह से समर्थन की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। और वीर सावरकर के अपमान को लेकर पुणे की विशेष अदालत में आज राहुल गांधी की पेशी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। और नया सवेरा के इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और AI के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाहरी भारत की दोहरी AI शक्ति यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर भी बल दिया। अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की आज से शुरुआत होगी। आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक, बैंकारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे।
विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अनंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें यानी कि उच्च सदन की बात कर ले तो यहाँ दो विधेयक तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र से संबंधित विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के लिए डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम पर बयान देंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो इस समय चल रहा है। 25 नवंबर से ये सत्र शुरू हुआ था। आज दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये तो हमने देखा कि आज कई अहम विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है, दोनों ही सदनों की बात की जाए। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें शैलेंद्र, तो कहीं ना कहीं व्यवधान के हत्थों चढ़ गया। पिछला हफ्ता देखा जाए तो औसतन सिर्फ 40 घंटे का काम हो सका है, पर दिन दोनों सदनों में सिर्फ 10-10 मिनट का कामकाज हुआ है। विपक्ष ने हंगामे के चलते सदन को चलने नहीं दिया। आज दूसरी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। कई अहम विधायी कामकाज जो पिछले हफ्ते भी थे वही भी आज सूचीबद्ध है। इसके साथ साथ डॉक्टर जयशंकर एक अहम वक्तव्य भी देने वाले हैं, संबोधन देने वाले हैं लोकसभा में। क्या नई जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर आज जब दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है, तब उम्मीद यही जताई जा सकती है कि एक सहमति बनेगी सदन को चलाए जाने को लेकर। और जब तमाम अहम कामकाज हो रहे होंगे तब विपक्षी दल हंगामा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान होना है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और जिसकी मांग एक तरह से देखें विपक्षी दलों ने ही की थी कि जो कुछ स्थिति है और जो घटनाक्रम हुआ चीन को लेकर भारत से जुड़ा हुआ, उसमें विदेश मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए, क्या कुछ हुआ इस बात की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सदन में सूचीबद्ध है लोकसभा में। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि विपक्षी दल उनके बयान को के दौरान सदन में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन ये देखना होगा, चूंकि जो संकेत है वो अभी तक इस तरह से नहीं है कि विपक्षी दल कोई एक तरह से पिछले हफ्ते के रवैये में कोई बदलाव करना चाहते हैं। तो आशंका यही है कि हो सकता है कि आज भी सदन में टकराव देखने को मिले। लेकिन संसदीय प्रणाली में हम जानते हैं कि हर दिन उम्मीद से भरा होता है। टकराव और बहस के बीच और कई बार असहमतियों के बीच रास्ता निकलता है। तो उम्मीद जरूर करेंगे कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बनेगी, सदन सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि विधायी कामकाज में कोई प्रगति नहीं हो पाई थी और बहुत ही सीमित कामकाज देखने को मिला था। चूंकि विपक्षी दल लगातार अड़ियल रुख, ये सत्ता पक्ष का आरोप है कि वो दोनों सदनों में अड़ियल रुख अपनाए हुए थे अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो संभल का मुद्दा हो या फिर अदानी वाला प्रकरण हो। उन सबको लेकर हमने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा देखा था, जिसकी वजह से बार बार सदन स्थगित करना पड़ा था। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने कई बार इस बात को कहा कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, सदन की कार्रवाई चले, उसमें बहस हो, चर्चा हो। तो निश्चित तौर पर ये सभी की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। लेकिन देखना होगा कि क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझता है इस हफ्ते, जब आज दूसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है।
जी, इसके साथ साथ हमने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान की भी बात करी। अगर 29 नवंबर की बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक प्रश्न का उत्तर भी भारत चीन संबंधों पर दिया था। आज उनका वक्तव्य है लोकसभा में। इससे पहले भी हम देख रहे हैं, अगर भारत चीन संबंधों को शैलेंद्र, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक समझौता हुआ था। उसके बाद भारत चीन संबंधों में नर्मता आने की कवायद जो है वो शुरू हुई है। ऐसे में आज डॉक्टर जयशंकर का ये बयान जो आने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि भारत चीन संबंधों में अगर पिछले कुछ महीनों में देखें तो जो कुछ एक तलखी आई थी उसमें एक नरमी देखने को मिली है, प्रगति देखने को मिली है और दोनों देश एक तरह से आगे बढ़े हैं बातचीत के रास्ते से। और हमने देखा है कि जो एक उम्मीद जताई जा रही थी उस तरफ एक घटनाक्रम आगे बढ़ा है। तो क्या कुछ एक तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी सदन के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा उनका बयान। इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष भी ये चाहता था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री सदन के अंदर जानकारी दें चीन को लेकर जो कुछ हाल में हुआ। तो इस बात की पूरी जानकारी आज विदेश मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे। तो उम्मीद यही है कि उस दौरान विपक्षी दल शांति से विदेश मंत्री के बयान को सुनेंगे, चूंकि विपक्ष भी ये मांग कर रहा था और चाह रहा था कि सदन के अंदर विदेश मंत्री बयान दें। चलिए शैलेंद्र, तो उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष आज संसद को चलने देगा, इसी उम्मीद के साथ। और कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है। ऐसे में सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने से जनता का ही नुकसान है, साथ ही साथ देश का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे, बांग्लादेश से जुड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उत्पीड़न और अत्याचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है और इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 54 सदस्यों को बेनोपोल सीमा चौकी के पास वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा के दस्तावेज भी मौजूद थे। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि सीमा पर पहुंचने वाले हिंदुओं की कुल संख्या 70 से ज्यादा थी। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाह पर पहुंचे थे। वे बेनापोल पेट्रोपोल क्रॉसिंग के माध्यम से भारत जाना चाहते थे। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट सहित मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले झूठे मामले की निंदा की है। परिषद ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेश सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारी झूठे मामले को तुरंत वापस लें और वकीलों और पत्रकारों को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गंभीर हमले हो रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं की प्रतिमाओं और साथ ही मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजन की गई। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक प्रार्थना हुई। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवल सिंह परमार। आइए उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। नवल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर कई अत्याचार हो रहे हैं, जिसका आक्रोश भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई प्रार्थनाएं सभा हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि संत चिन्मय दास के साथ 2 और गुरुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में रिहाई जरूर हो गई। ऐसे में भारत किस रुख के साथ आगे चल रहा है? विदेश मंत्रालय क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? देखिए, बांग्लादेश में अभी चिन्मय कृष्णदास के गिरफ्तारी के बाद जो है काफी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी लोगों में चिंता है
और भारत में काफी आक्रोश है, उनको रिहा करने के लिए मांग हो रही है। इस्कॉन के जो फॉलोअर्स है वर्ल्ड वाइड, वहां पे भी उनके रिहाई के लिए डिमांड और माइनॉरिटी के सुरक्षा के लिए मांग हो रही है। इस्कॉन से जुड़े हुए लोग जो बेनापोल चेक पोस्ट है बांग्लादेश की साइड, वहां से इसलिए वापस भेज दिया उनके पास वैलिड वीजा पासपोर्ट होने के बावजूद कि ऊपर से उनके जाने के लिए परमिशन नहीं है। तो ये भी हुआ है कि चिन्मय कृष्णदास के अरेस्ट के बाद कुछ 5 मामले दर्ज हुए हैं यहाँ पे चित्तगोंग में, अलग अलग केस के रिगार्डिंग। उसमें काफी सारे अननोन लोगों का नाम शामिल किया गया है। हो सकता है इन लोगों को उसी के बहाने जो है अननोन लोगों का नाम है ऐसा करके उनको वापस किया हो। जी नवल, आपके हिंदुओं और वहाँ अल्पसंख्यकों से बात हुई होगी, किस तरीके का माहौल वहाँ पर अभी है? क्या वो अपने आप को भय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बांग्लादेश में माइनॉरिटी का सेफ्टी का इश्यू जो है वो पुराना है, काफी सालों से, बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस और 70s के जो लिबरेशन वॉर हुआ उसी दौरान भी जो फेनेटिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश की सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को उनकी वजह से परेशानी हो रही है। तो ये, और जब ये 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट चेंज हुआ और उसके बाद जो है फेनेटिकल एलिमेंट्स जो फंडामेंटलिस्ट है उनका जोर और बढ़ गया, तो उसकी वजह से काफी सारी जगह पे वारदातें हुई है जिसमें माइनॉरिटीज के साथ उनका वायलेंस हुआ है, वेंडलाइजेशन हुआ है। तो ये हो रहा है बांग्लादेश में। तो उसके बाद जो है हिंदुओं में कहीं ना कहीं ये भावनाएं जो पनपी है कि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हो सकता है उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल होगा, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिक्कतें होगा। तभी जाके उन्होंने मतलब एक जो सनातन जागरण मंच बना जिसमें चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने नेतृत्व दिया, वो स्पोक्स पर्सन बने और उससे जाके आगे चित्तगोंग में रैली हुआ, रंगपुर में रैली हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। वो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। पहले ऐसा कलेक्टिव वॉइस जो है वो कभी ऐसे नहीं उठा था। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए जगह बदल लेते थे या छिप जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कलेक्टिव वॉइस जो है उन्होंने अपना प्रदर्शित किया है बांग्लादेश। नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवल बता रहे थे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चल रहे हैं, उसके बाद भारत में भी आक्रोश जारी है और कई प्रार्थना सभाएं जो है वो आयोजित की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है,
यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। भाजपा के विधायक आज अपने नेता का चयन करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा जो पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। कल निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे नए मुख्यमंत्री को चुनने के भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। हालांकि शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की भारी जीत के साथ एक सप्ताह से अधिक समय के बाद, जिसमें भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, नई सरकार का अब शपथ ग्रहण होना है और उसी के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। महायुति के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सहयोगी दल मिलकर ये तय करेंगे कि 5 दिसंबर को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या मंत्री भी शपथ लेंगे। तो भाजपा के विधायक दल की आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें वे अपने नेता का चयन करेंगे और ये जो नेता का चयन होगा वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। इससे पहले आपको बता दें कि एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना ने पहले ही अपने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और बाकी है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में कौन नेता चुना जाएगा, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि तय माना जा रहा है नाम, लेकिन सिर्फ औपचारिक घोषणा की बात रह गई है। और आपको बता दें कि 5 दिसंबर को होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और 5 दिसंबर से पहले आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा को जिस तरीके से बड़ी जीत मिली, महायुति को एक प्रचंड जीत मिली मुंबई में, उसके बाद भाजपा लगातार सावधानी से आगे चल रही है। आज विधायक दल की बैठक है जिसमें उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। सस्पेंस खत्म होने के साथ ये पर्दा उठ जाएगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होने वाला है। मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अब सभी को इंतजार है उस नाम का जिसमें यह होगा कि महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। आज भाजपा के विधायक दल की अहम बैठक मानी जा रही है, तो ये क्या मान लिया जाए कि आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? इसके साथ साथ योगेश, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो महायुति गठबंधन की सरकार का फॉर्मूला है वो 22-12-10 का कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या सूत्र बता रहे हैं और साथ ही साथ क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? गुड मॉर्निंग भावना। देखिए, महाराष्ट्र में आज इस पर काफ़ी हद तक संभव है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये समय बताएगा कि क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माना जा रहा है कि आज आखिरी मुहर लग सकती है। लेकिन जैसा कि शीर्ष नेता दोनों ही पार्टियों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता ने अलग अलग जगह अपने बाइट्स में कहा है कि जब जो वरिष्ठ जो आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली है, वहाँ से जो भी जो सीनियर्स जो हैं पार्टी के टॉप लीडर्स, उनका जब तक ठप्पा नहीं लेगा तब तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। तो आज जो है काफी हद तक संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में और साथ में महायुति की भी बैठक जो है वो संभवतः आज होगी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है वो बैठ सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब बताई जा रही है, उनका हालचाल लेने के लिए जो है देवेंद्र फडणवीस और जो चंद्रकांत बावनकुले है वो भी आज उनसे मिलेंगे, ऐसी सूचना है। तो इसके बाद चीजें साफ हो जाएगी। दूसरी बात, जहां तक अगर आप ओवरऑल अगर आप देखिए कि पोर्टफोलियो की अगर बात की है, तो पोर्टफोलियो में जो आप फॉर्मूला बता रही है, इस फॉर्मूले की बात जो है कई सूत्रों के हवाले से ही आई है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव जो है वो संभव है। मसलन कि गृह मंत्रालय को लेकर अभी तक यही बात रही है कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय अपने पास रिटेन करना चाहेगी। देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तब, जब आधिकारिक घोषणा अगर होती है कि वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का ट्रेंड रहा है कि गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, उसको लेकर जो है क्या फैसला होता है उस पर फिलहाल सबकी नजर है। तो मुझे लगता है कि आज
दोपहर के बाद तक हो सकता है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए, क्योंकि 5 तारीख को चंद्रकांत बावनकुले पहले ही कह चुके हैं कि 5 तारीख को जो आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार से लेकर अगर आप हैं तो चंद्रबाबू नायडू से लेकर बहुत शीर्ष नेता जो है वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जिस तरीके वानखेड़े स्टेडियम में हमने 2019 में देखा भी था। तो इस तरह के जो दृश्य हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं। जी योगेश, क्या ये मान लिया जाए कि देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं, या अभी भी कोई फाइट है देवेंद्र फडणवीस या वर्सेस एकनाथ शिंदे में, या फिर मान लिया जाए कि बीजेपी कोई सरप्राइज एलिमेंट के साथ आगे आ रही है? देखिए, सारी चीजें अटकलों पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चौंकाया है, जो ऑडियंस है या फिर जो लोग हैं उनको हमेशा चौंकाया है। इसलिए इस पे आखिरी शब्द बोलना थोड़ा चुनौती भरा कार्य है आज के समय में, कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या फिर सरकार का कोई और स्वरूप होगा। लेकिन अगर संभावना की बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है। तीसरी बार वो आप कह सकते हैं कि तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है, ऑलरेडी हमने देखा था कि किस तरीके से 2 बार ऑलरेडी सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे, भले कि एक समय कम समय के लिए रहे। तो ये जो है संभावना ज़्यादा है। बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, जब गोवा चुनाव हुआ था तो वहाँ पे सीनियर जो है पार्टी की तरफ से गए थे, गोवा चुनाव जीते थे, कई सारी उपलब्धियां उनके नाम पे है। जिस तरीके से राजनीति ने करवट बदली है महाराष्ट्र में, चाहे कितने उतार चढ़ाव, चाहे वो क्षेत्रीय दलों को लेकर देखा हो, देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा था कि उन्होंने काफ़ी समझदारी से दिल्ली जो हाईकमान है उनको लूप में लेकर कई बड़े फैसले लिए थे, जो कि जोखिम भरे फैसले थे, और बाद में वो फैसले सही साबित हुए। तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस का दावा सबसे बड़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चौंकाया है, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर महायुति की तरफ से ये बातें नहीं कही जा रही कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, मुझे लगता है ये अटकल ही रहेगी। और इस पे फिलहाल जो है विराम तभी लग पाएगा जब पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से इस पर कुछ कहा जाता है। जी, साथ साथ योगेश, कहीं ना कहीं खींचतान की बातें भी चल रही थी, लेकिन अगर हम देखें 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 10 दिन जरूर बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी बेहद ही सावधानी के साथ आगे चल रही है और गठबंधन में दोनों दलों को साथ लेके समन्वय के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरूर देरी हुई है, लेकिन जो भी नाम आएगा तीनों दलों की सहमति के साथ आएगा और अगले 5 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र के विकास की गति को आगे बढ़ाने वाला नाम होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये देरी है, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो कभी भी अगर मेजोरिटी में भी अगर सरकार रहती है तो पोर्टफोलियो को लेकर खींचतान चलती ही है कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, मुख्यमंत्री होंगे तो उप मुख्यमंत्री भी होंगे तो कितने होंगे, ये सब चीज़ें चलती है। और फिलहाल जो है विधानसभा जिस तरीके से, अभी तो खैर सत्र की आगे बात चल रही है, लेकिन 3 अलग, अगर आप देखें तो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी जो है, साथ में एकनाथ शिंदे की पार्टी है, कभी आपको बयानों में तलखी नहीं दिखी होगी या किसी भी तरीके की कड़वाहट जो है वो नहीं दिखी। और ये पहली पंक्ति के नेता नहीं, अगर आप दूसरी या तीसरी पंक्ति के भी नेता ले लें जिनके बयान आमतौर पर ट्रिगर करते हैं या जिनके बयान को बाद में फिर जस्टिफाई या उसको कंट्राडिक्ट करना पड़ता है शीर्ष नेताओं के द्वारा, वैसी भी कोई स्थिति महाराष्ट्र में नहीं हुई। अगर आप महायुति की बात करें, अलग बात है कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कई नेताओं के काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट आए, मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएं सतह पर आ गई। इस तरह की घटनाएं हमने चुनाव से पहले देखी। जब 20 तारीख को चुनाव था उससे पहले हमने देखी, कई बार प्रेस वार्ता के दौरान खींचतान हुई, कई बार मीडिया के कैमरा के सामने हुआ, जब नाना पटोले और संजय राउत के बीच में जो भेद थे वो एकदम खुल के सामने आ गए। तो ये सब चीजें महायुति में अगर आप देखें तो स्पष्ट तौर पर कहीं इस तरीके की खींचातानी या आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे पे आरोप लगाना ऐसा नहीं हुआ। संजय सिरसाट से लेकर आप किसी भी नेता को लेकर, दादा भूसे को देख लीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता को आप देख लीजिए, सबने यही कहा है कि जो उनको जो सीनियर कहेंगे या जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो जो फैसला लेंगे हम उस फैसले के अनुरूप चलेंगे। तो ये चीज मुझे लगता है ये चीज एक तरीके का बेहतर समन्वय की बहुत बड़ी वानगी है। ऐसे समय में जब अजीत पवार की एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे तीनों एक साथ एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह के फैसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो और मुझे लगता है ये अपने आप में महाराष्ट्र के लिए काफी डिफरेंट है और तीनों साथ मिलकर आगे चल रहे हैं। योगेश, तो आज सबकी नजरें होंगी महाराष्ट्र की राजनीति पर जुड़ी हुई, क्योंकि आज भाजपा के विधायक दल की बैठक है और क्या आज सस्पेंस खुल जाएगा कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल योगेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और महाराष्ट्र से बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के एक बयान को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया था।
आतिशी ने बयान दिया था कि भाजपा ने केजरीवाल ने तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी। उधर महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदुत्व के विचारक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लंदन में मार्च महीने में गए राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में वीर सावरकर का अपमान किया था। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मजारों को लेकर चिंता जताई गई। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मजारों को लेकर चिंता जताई गई है। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मजारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मजारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मजारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ 7 दिसंबर से अपना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ये जानकारी सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो भी वायदे किए थे, सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। आज डिपो में राशन गायब है, सीमेंट के रेट महंगे हो गए हैं। मेरा ये कहना कि हर मोर्चे पे ये फेल सरकार जो है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। 7 तारीख से लेके अगले 3-4 दिन तक लगातार हर जिला में इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहा है। और अब खबर महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने में जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक उत्तर प्रदेश में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरे परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेला अधिकारी विजय किरणानंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारियों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव और तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से संचालित और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। खबर चक्रवाती तूफान फेंजल से जुड़ी हुई, जिसके कमजोर पड़कर गहरे दबाव में अब वो बदल गया है। यह है चक्रवाती तूफान फेंजल, जो पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। चक्रवात फेंजल की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं तमिलनाडु के विलुपुरम, कुडालोर, वेल्लोर और रानीपेट जिलों में भी स्कूलों और कॉलेज बंद हैं। पुडुचेरी के कई इलाकों में भीषण जल भराव के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं।
बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग कई राहत केंद्र बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला है। विशाखापत्तनम में भी समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी होने के बाद केरल के वायनाड में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। आईएमडी ने केरल के 4 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कुन्नूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी पर हुई भारी भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तिरुवन्नामलाई निगम सीमा के वीओसी नगर में 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घरों पर भूस्खलन के कारण चट्टानें गिर गई, जिसमें 7 लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तिरुवन्नामलाई जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। और आइए अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला लिया गया था। याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह की ओर से ये दायर की गई याचिका है। इंदु प्रकाश ने अगस्त 2024 में चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना है और यह किसी आंकड़े पर आधारित नहीं है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पीआईएल पर सुनवाई करेगी। हालांकि बेंच ने कहा था कि चुनाव आयोग का मकसद अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है और ईवीएम के उपयोग से मतदान प्रक्रिया पहले के मुकाबले कम सीमा में हो जाती है। आयोग मतदान के समय को कम करने के लिए ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे।
जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का कि अखबारों में आज कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं। अखबारों की सुर्खियों में अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते आपको हमारे स्टूडियो जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज राजधानी दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभात भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं विकसित भारत की दिशा में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में मौजूदगी दर्ज कराते हुए कई अहम बातों की ओर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने को ढाले पुलिस। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर किस तरह से चिंता की जानी चाहिए उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साथ कहा कि शहरी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं और सुझाव देते हैं कि प्रत्येक पहल को एकीकृत किया जाए और देश के 100 शहरों में पूरी तरह से इसे लागू किया जाए। कई अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अन्य प्रमुख अखबारों में भी ये खबर हमें देखने को मिली है। एक और खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा करेगी, मेरा पूरा समर्थन। ये कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बात कही है, जिसे लेकर के आज अखबारों ने खबर ली है और लिखा है कि स्वस्थ होने के बाद सतारा में एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ खास बातें कही, उसे इस अखबार में खबर के साथ प्रकाशित किया गया है। हरिभूमि अखबार की बात कर लेते हैं और ये खबर अन्य अखबारों में भी आज हमें देखने को मिली है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक मामला दर्ज कराया है जिसमें 63 सीटों की EVM हैक करने का दावा किया गया था। 53 करोड़ दो और EVM हैक कर देंगे, ये बात दावाकर्ता ने कही थी, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आपको बताएं कि गत 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाई है। उसने नेताओं को ऑफर दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की EVM हैक कर देगा। एक और खबर की बात करते हैं जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर ली है। अन्य अखबारों में भी एक खबर प्रमुखता के साथ है जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हां, बांग्लादेश में अब तक 4 हिंदू संत गिरफ्तार किए गए हैं और दास के सचिव भी गायब हैं। ये बात इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने बड़ा दावा करते हुए कही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत जाने से रोका गया है। चटगांव पुलिस ने ये कार्रवाई की है और क्या कुछ अहम है इस खबर में, इसे आज हरिभूमि अखबार ने बताया है। एक और खबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया और बताया कि भारत ने तैयार की दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन, यात्रियों के लिए अगले वर्ष चलेगी। ये भारतीय रेलवे की पटरियों पर दौड़ने लगेगी और आपको बताएं कि दुनिया भर में जिस तरह से प्रदूषण रहित ईंधन पर काम किया जा रहा है तो भारत की ये एक अहम पहल है। चलते चलते एक और खबर पर प्रकाश डालते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने चलते चलते पेज पर ही लिया है और बताया कि विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। आपको बताएं कि 1900 फीट लंबी पेंटिंग स्थापना दिवस के मौके पर बनाई गई थी और 910 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। विश्व स्तर पर सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी के लिए मिथिला चित्रकला के क्षेत्र में रोजगार सृजन करना भी है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो प्रमुखता के साथ अखबारों ने अपने अलग अलग पेज पर हेडलाइन के साथ इन खबरों को प्रकाशित किया है। संध्या, विभिन्न अखबारों में प्रकाशित अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं और हमारा खास सेगमेंट आने वाला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मध्य पूर्व मामलों पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार के पद के लिए मसाद वुलास को चुना है। लेबनानी मूल के अमेरिकी नागरिक मसाद वुलास ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप के पति माइकल के पिता हैं। उन्होंने ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान अरब अमेरिकी और मुस्लिम नेताओं से बार बार मुलाकात की थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन की सजा को माफ कर दिया है। हंटर बाइडेन को अवैध तरीके से बंदूक रखने और झूठे बयान देने के जुर्म में सजा का 4 दिसंबर को ऐलान होना था। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बेटे हंटर को किए गए जुर्म में उन्हें माफ कर दिया है। कोलंबिया के बोगोटो में वेनेजुएला के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कथित अपराधों और राजनीतिक हिरासतों की जांच करने की मांग की। रोमानिया में हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे अधिक वोट जीतते हुए दिख रही है। शुरुआती एग्जिट पोल के अनुसार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 26% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। वहीं अलायंस फॉर द यूनियन ऑफ रोमानियन 19% के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए प्रयास के तहत शुरू हुई वार्ता को रोकने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की आज तड़के पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने रुस्तवेली एवेन्यू के आसपास तैनात ट्रकों से पानी की बौछार से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसेक ने कहा है कि उनका देश कोसोवो में हुए विस्फोट की जांच में मदद करेगा। कोसोवो में शुक्रवार को शक्तिशाली विस्फोट के कारण एक नहर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे देश के विभिन्न शहरों में पेयजल और बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से ठप हो गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब खबरें होंगी कारोबार जगत से। अंदाज रहेगा फटाफट। देश में महिला आयकरदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया है, जबकि असेसमेंट ईयर 2019-20 में यह आंकड़ा 1.83 करोड़ था। नवंबर महीने में यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन में बढ़ावा हुआ है। इस दौरान 15.48 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनकी कीमत 21.55 लाख करोड़ रही। ट्राई ने ओटीटी आधारित एसएमएस सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर का वक्त दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फर्जी एसएमएस और कॉल को 11 दिसंबर से हर कॉल में रोकना होगा। इस वर्ष नवंबर में कोयले का कुल उत्पादन 90.62 मिलियन टन तक पहुंचा गया है। यह आंकड़ा उत्पादन में 7.20% की वृद्धि दिखाता है। कोयला मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टिव और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला कोयला उत्पादन नवंबर 2024 में 17.13 मिलियन टन तक का पहुंचा। नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस दौरान कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 51,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 4% बढ़ी है। त्योहारी सीजन, शादी विवाह का मौसम और देश के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त मांग की वजह से पिछले महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। देश भर में पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए विशेष अभियान के दौरान 1.3 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। यह अभियान पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। अभियान में 800 जिला मुख्यालयों में 1,900 शिविरों और 1,100 नोडल अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस दौरान 39 लाख डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जमा किए गए। बीएचईएल ने लगातार दूसरे वर्ष व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित CII एग्जिम बैंक पुरस्कार 2024 जीता है। संस्थान की हरिद्वार इकाई ने यह पुरस्कार जीता है। साथ ही भोपाल, हैदराबाद, झांसी, रानीपेट और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इकाइयों और प्रभागों को प्लैटिनम सम्मान मिला। नया सवेरे में खबरें अब होंगी खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी कुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच छठे दौर का मैच भी रहा ड्रॉ। 7वें दौर की बाजी होगी मंगलवार को। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लेरेन ने जीता था, दूसरा मैच ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लेरेन को मात दी थी। चौथा, पांचवा और छठा दौर ड्रॉ रहा।
लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का पुरुष एकल खिताब जीतने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अब वे आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर ध्यान देंगे। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में चीन के वू लियो यो को 21-14, 21-16 से मात दी। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला युगल खिताब जीत लिया है। फाइनल में चीन की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय एकादश ने ऑस्ट्रेलिया पीएम एकादश को 2 दिवसीय डे नाइट अभ्यास मैच में 6 विकेट से हरा दिया। और अब खबरें होंगी फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से सुपर फास्ट अंदाज में। वरुण धवन और कीर्ति सुरेश की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर में को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म वेलकम टू द जंगल 20 दिसंबर को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। फिल्म पुष्पा 2 द रूल एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 5 दिसंबर को होगी रिलीज। सुपरस्टार शाहरुख खान ने रविवार को अपने जापान के फैंस का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनकी फिल्म जवान को 29 नवंबर को जापान में रिलीज के बाद सिनेमाघरों में देखा। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान साल 2025 में आने वाली है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को होगी रिलीज। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। दिल्ली में आज तो ये तो था आपके शहर का मौसम का हाल। और अब बात वेव्स एंटरटेनमेंट की नई लहर की। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक झलकियों के साथ। और ये मनमोहक झलकियां आ रही हैं कोणार्क महोत्सव की, जहां ये महोत्सव भारत की समृद्ध शास्त्रीय नृत्य परंपराओं का जश्न मनाता है। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। सशक्त रहिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी